मैं आमिर नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है। हमारे साथ में बात करने के लिए शमीम खान है जो बीजेपी की ईशानी मुंबई की ज़िला मंत्री है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल पे। मैम यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं पिछले काफ़ी टाइम से एक कंटिन्यूसली क्राइम के रेट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पीछे में मर्डर्स कंटिन्यू चला, फिर 307 यानी कि हाफ मर्डर के मामले तो यहाँ पे हमेशा से ही आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में 3 राउंड फायरिंग होती है यहाँ पे, जैसे बच्चे होली खेलते हैं। उसके बाद अब ये एक लड़की के साथ में गैंग रेप का मामला सामने आया। पहले तो मैं आपके नुक्कड़ न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बीजेपी के लोगों से बात करना समझा। ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला होता है ये राज्य सरकार का मसला होता है, और जब से महाराष्ट्र में ये 3 तिगाड़ी सरकार आई है तब से महाराष्ट्र में तो क्राइम बहुत बढ़ रहा है और उसके ऊपर किसी भी तरीके का रोक नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में जो ऐसा हो रहा है तो इस क्षेत्र के जो आमदार है या यहाँ के जो नगर सेवक है, जो सपा के हैं, उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है। मैं तो जन्म से इस एरिया में रहती हूँ, कभी इस एरिया में इतना ज़्यादा क्राइम नहीं था जितना इन 15 सालों में क्राइम बढ़ गया है। आज गली गली में नशा बिक रहा है। आज गली गली में जो हमारे बच्चे जो पढ़ते लिखते थे वो आज बेरोज़गार भी हैं, साथ में वो नशा कर रहे हैं, नशा करके इस तरीके की गलत हरकतें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा साकी नाके में इसी तरीके का एक हादसा हुआ था, और उस पर अगर किसी ने आज सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई थी तो वो बीजेपी के लोग थे। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद सपा के लोग जो है वो दिखावे के लिए यहाँ पर बैनर मोर्चा लेकर खड़े हो गए। साकी नाके का मैटर था तो आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो गए कि केंद्र सरकार को कोसने लगे, मोदी जी को कोसने लगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार आएगी, राज्य सरकार को ये देखना चाहिए, लोकल आमदार, लोकल नगर सेवक वगैरह की ये जिम्मेदारी होती है नैतिक। उन्होंने तब इसके ऊपर, इस मुद्दे पर बिल्कुल भी तब चिल्ला रहे थे, केंद्र सरकार को गाली बक रहे थे। आज उनके एरिया में जब ये हादसा हुआ, जिस कारपोरेटर ने केंद्र सरकार को बताया था उसने इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली कि उसके क्षेत्र में वो ओपनिंग करती है पुलिस बीट का, वो ओपनिंग करती है हर चीज़ का, और वो काम नहीं होता है। वहाँ पर मट्टी पर इतना ज़्यादा क्राइम होता है, आप कभी भी जाओ मट्टी पर हर घर में, हर जगह पर, इधर उधर सब जगह लोग अंदर अंदर गलियों में नशे का काम कर रहे, और उनको बचाने का काम कौन करता है? यही लोग करते हैं। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो यही लोग उसके सपोर्ट में पुलिस स्टेशन वगैरह में दबाव बनाते हैं। और हम इस बारे में बाकायदा बार बार लेटर लिखते हैं। मेरे मोबाइल में भी अभी लेटर होगा। मैंने 15 दिन पहले ही मेरी संस्था के माध्यम से डीसीपी साहब को भी लेटर दिया है कि यहाँ इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। आज उस बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया, उस बच्ची से पूछो उसके दिल पर क्या गुजर रही है, उसकी माँ से पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, या इस एरिया में रहने वालों के अंदर कितना डर और कितना भय भर गया यहाँ की बच्चियों में, कैसे बाहर निकलें। क्योंकि बाद में चर्चा करते, अरे रात को क्यों अकेले आई, ये भी चर्चा शुरू हो गई है, क्या ज़रूरत है रात को अकेले आने की, क्यों नहीं अकेले आएंगे। आज बेटियों को आगे आना चाहिए, बेटियों को काम करना चाहिए। आज लॉकडाउन में सभी के घरों में इतनी परेशानियां, ऐसे टाइम पर बेटियां घर से निकल के काम नहीं करेंगी तो कैसे चलेगा। वो बेचारी बच्ची काम पर से आ रही थी रात को, और नाबालिग 2 नाबालिग बच्चों ने बलात्कार किया। मतलब ये नशे ने कितना हमारे बच्चों को बुरा कर दिया है। इस पर चर्चा करने का नहीं, अब इस पर एक्शन लेने का वक्त आया है। क्या वजह, मतलब ये जो सारे जो क्राइम्स है वो क्या वजह हो सकती है इस क्राइम के बढ़ने की? इस क्राइम की बढ़ने की वजह अभी मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले कि यहाँ गुंडों को शय दी जा रही है। आज क्या होता है कि कुछ गलत लोगों के वजह से जो सही लोग हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता है। अभी कैसे हो गया, जो लोग नशे वगैरह का कारोबार करते हैं उनके साथ कोई झगड़ा लड़ाई करने के लिए जाएगा तो वो अपनी औरतों को आगे खड़ा कर देते हैं, और वो जो कुछ जो आवाज़ उठाता है उनको पोस्को वगैरह में फंसा देते हैं। इस तरीके का चल रहा है। उसके वजह से, ऐसे गलत लोगों के वजह से जो सही में वाकई बच्चियों के ऊपर पोस्को हो रहा है, या जो जिस तरीके का अभी बलात्कार हुआ है,
ये इस तरीके की हरकतें हो रही है और इसके बारे में सबसे ज़्यादा यहाँ के लोकल आमदार की और यहाँ के लोकल नगर सेवकों की जिम्मेदारी है और यहाँ की राज्य सरकार की जवाबदारी है कि वो इसके ऊपर बताए कि वो क्या कर रही है। 10 लाख से बड़ी आबादी है मानकुर विधानसभा में, तीनों पुलिस स्टेशन में मिलाएंगे तो 250 के करीब, 250-300 के करीब पुलिस वाले हैं। क्या 10.5 लाख लोगों को 250-300 पुलिस वाले प्रोटेक्शन दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने क्या किया है, आप जाओ, आपको आधे से ज़्यादा रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलेंगे। कहीं पर भी आप कितनी जगह, अभी आपने देखा होगा सब जगह वीडियो में भी आया है, सिग्नल पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी। कई जगह आप अंदर जाओ, स्ट्रीट लाइट नहीं है, खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है। अभी अबू हाशिम आज़मी साहब ने असेंबली में आवाज़ उठाया था कि मेरे एरिया को बदनाम किया जाता है, यहाँ इतना ज़्यादा नशा नहीं है जितना ज़्यादा बताया जाता है। बिगर नशे के हर वक्त आप चले जाओ, एक मोहल्ला छोड़ेंगे तो दूसरे मोहल्ले में छोटे छोटे हमारे स्टूडेंट बच्चे। तो मतलब इन सब चीज़ों का आरोप किस पे लगाया जाए? ये आरोप जो अभी इस वक्त जो यहाँ पर सरकार है, ये उसके ऊपर आरोप है। जो लोकल नेता होता है, मैं उसके ऊपर आरोप लगा रही हूँ। यहाँ पर मनोज कोटक भी तो यहाँ पे सांसद है, उन्होंने क्या किया अब तक? जितनी चीज़ें आप गिना रहे हैं मुझे, क्या उसमें मनोज कोटक का हक नहीं बनता है कि वो सब चीज़ों के लिए काम करे? बिल्कुल। मैं जहाँ तक का जानता हूँ मनोज कोटक जी को अभी तक इस क्षेत्र में नहीं देखा गया। नहीं, ये बात एकदम आपकी गलत है। मनोज कोटक जी आयशा हॉल में उन्होंने एक जनता दरबार लगाया, गीता विकास हॉल में उन्होंने जनता दरबार लगाया। अभी ई श्रम कार्ड का जब प्रोग्राम हमने यहाँ रखा, इसी दुकान के बाहर हमने ई श्रम कार्ड का प्रोग्राम लगाया, तब भी मनोज कोटक जी इधर थे। अभी उससे पहले हमने वेलकम हॉल में प्रोग्राम लिया थे। एरिया का 3-4 बार वो दौरा कर चुके। ये हफ्ते में कितनी बार इस एरिया में, या कितने 15 दिन में एक बार, कितने दिन में यहाँ आते हैं एरिया में? क्योंकि यहाँ पे क्राइम ज़्यादा है ना, और उसका नशा ज़्यादा है, एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरा हुआ है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इस डेवलपमेंट में इस एरिया के कितनी बार यहाँ विज़िट करते, किन लोगों से उन्होंने बात की? देखिए, जब से मनोज कोटक जी को अभी सांसद बने हुए 2 साल के ऊपर ही हुआ है। जब से वो सांसद बने हैं तब से 1.5-2 साल से लॉकडाउन, कोरोना, ये सब चल रहा है। यहाँ पर कभी आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बीजेपी के वर्कर रास्तों पर थे। आपने खुद देखा होगा, मुझे भी कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ लोगों के घरों तक राशन पहुँचाना, लोगों की मदद करना, प्लॉटों में सैनिटाइज़र करना, मास्क बांटना, ये सारा काम हमारी तरफ से था। यहाँ तक का तीनों पुलिस स्टेशन से लेकर हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता ही सैनिटाइज़र वगैरह कर रहे थे, मास्क बांट रहे थे, लोगों को मदद कर रहे थे। हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनकी एनजीओ भी इसमें काम कर रही थी। जैसे मेरी भी अपनी एक एनजीओ है, महिला मंडल है, मेरी भी टीम भी साथ में लगकर काम कर रही थी। मनोज भाई कंटिन्यू एरिया में उनका किचन चल रहा था। आप करबला हॉल में भी उन्होंने किचन चालू किया। तो समाजवादी पार्टी का भी चालू था। जितना समाजवादी को यहाँ पे काम करते हुए देखा गया, सही मायनों में बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दी। नहीं, ये मेरा आरोप नहीं है, लोगों का कहना है। ये गलत बात है। समाजवादी इसलिए दिखी कि खाना आ रहा था बीएमसी की तरफ से, और समाजवादी के कारपोरेटर अपने जेब से पैसा डाल के काम नहीं कर रहे थे। वो कारपोरेटर सपा कारपोरेशन का खाना लेकर वो बांट रहे थे। उसमें भी इतना बड़ा घोटाला था कि आप देखो लोगों को बीएमसी क्या दे रही थी खाना बनवाने के लिए, पैसा उनको, और खाना क्या बन के मिल रहा था, वो सब चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। बीजेपी का यहाँ पर ना कारपोरेशन में कोई है, ना बीजेपी का यहाँ आमदार है। ये ज़्यादा जवाबदारी होती है लोकल आमदार की और लोकल नगर सेवक की और कार्यकर्ताओं की। तो कार्यकर्ताओं को जितना मनोज भाई एक सांसद होके उनके पास 6 विधानसभा है और वो 6 के 6 विधानसभा को बाकायदा टाइम दे रहे थे, इसलिए हमारा काम थोड़ा कम आपको दिख रहा होगा। लेकिन आप ऐसा नेताओं से मत पूछो, आप घर घर जाओ। मैं आपको बताती हूँ, आप कुछ एनजीओ वालों से भी पूछो कि हम उनको सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, जब वो सब लोग खाना वगैरह बना रहे थे तो हमारा सपोर्ट था कि नहीं, हम उसमें उनको मदद कर रहे थे, वो बताएंगे आपको। जो आप अंदर गली कूचों में जाओ, वहाँ पूछो। ये तो ऐसे जो बीएमसी की तरफ से आया हुआ खाना बांट दिया,
तो उसको खैर चलिए, लॉकडाउन के अलावा मैं बात करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे क्राइम, मर्डर और ये सारी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था, एक हॉस्पिटल है बिल्कुल बगल में ही है आपके, जी। वहाँ पे एक बच्चे को गलती से, मतलब 16 साल के बच्चे का इंजेक्शन था और एक 2 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, 30 सेकंड में ही बच्चे की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, फिर वही घूम पर कर बात आ गई, इसकी जिम्मेदार बीएमसी है, इसका जिम्मेदार फिर वही बात आ गई कि लोकल आमदार है और लोकल नगर सेवक है। आज जितने भी इधर हॉस्पिटल अनऑथोराइज चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको सबसे ज़्यादा सपा का ही प्रोटेक्शन है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप देखो ज़्यादातर वो पूरी की पूरी टीम समाजवादी के साथ बैठी हुई है। जहाँ बीएमसी अगर हम लोग के कभी दबाव में उनके ऊपर कुछ करना भी चाहती है ना, तो तुरंत यहाँ से बीएमसी वगैरह के ऊपर दबाव पड़ जाता है। आपको मैं उदाहरण देती हूँ ना, आपको पता है ना कि वो भाईकल्ला की सीनियर इंस्पेक्टर ने आवाज़ किया था, फ़ौरन उसका तबादला हो गया था। तो यहाँ के ऑफिसर वगैरह सब उनके दबाव में आते हैं। पर मनोज जी कंटिन्यू इसके बारे में चर्चा कर रहे, 3 से 4 बार डीसीपी साहब से भी उनकी बातचीत हो चुकी है, पुलिस स्टेशन के भी 2-3 विजिट हो चुके हैं। लल्लू भाई इससे पहले 2 महीना पहले भी हमारे साथ में मनोज भाई ने तीनों पुलिस स्टेशन का दौरा किया था। पुलिस स्टेशन को हर तरीके की मदद करने के लिए भी बोला गया था और उनसे कहा गया था कि आप किसी के भी दबाव में काम मत करो, जो सच्चाई है, जो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्राइम वैसे ही बढ़ता रहा, 3 राउंड फायरिंग हुई, क्राइम बढ़ा, रेप हो गया, गैंगरेप हो गया लड़की के साथ में, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो आप बता रही कि आप लोगों ने किया, रिजल्ट क्या है? नहीं, देखिए रिजल्ट तो जब लोगों को क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं, रिजल्ट से लोगों को मतलब है। आपकी बात एकदम सच है, लेकिन क्या होता है, आप भी मीडिया में हो, आप इतना जानते हो कि सबसे ज़्यादा दबाव पुलिस स्टेशन से और हर जगह पर पड़ता है तो लोकल आमदार और लोकल नगर सेवक का। और क्या, जैसे अगर आप कह रही हैं कि लोकल आमदार दबाव बनाता है, मतलब कहीं ना कहीं उनका एक पावर है, तो क्या ये माना जाए कि जो एमपी है उनके अंदर कोई पावर नहीं है? ऐसा नहीं, उनसे लोग नहीं सुनते उनकी बात? ऐसा नहीं सुनेंगे उनसे। आज ही अभी आप सुबह में जब आपने मुझको फ़ोन कॉल किया था, मैं मनोज भाई के पास जाकर आई थी और वे इस विषय में बात किया था। मनोज भाई ने मुझसे कहा है कि वो कमिश्नर से और डीसीपी साहब से इसके बारे में अभी मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। मैंने आज ही उनको बोला कि सर आप अभी प्रेशर बनाइए, अब लॉकडाउन गुजर गया, अब हम लोग इससे बाहर निकलकर एरिया में काम करना है हमें, और हम काम कर रहे। प्रॉब्लम ये होता है कि ये मुस्लिम इलाका है, ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, ये अपने मसाइल लेके जल्दी बीजेपी के पास नहीं जाते हैं। इन्हें नहीं समझ में आता है कि हमारा सांसद है हमारे, लेकिन अभी हमने बहुत मेहनत शुरू की है और लोगों को हमने बताया कि आप ये मत सोचो कि पार्टी कौन सी है, वो आपके एरिया के एमपी हैं। आपके इधर जो भी प्रॉब्लम्स है सो उनके साथ में चर्चा करो, आप उनके साथ बात करो और उनको भी बताओ कि आपको यहाँ इन्वॉल्व होना है, और हम उनको इन्वॉल्व वो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है आपको ऐसा लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आज ये जो सारे नाले वगैरह की सफाई हुई, बरसात में इस बार पानी नहीं भरा, ये सब मनोज भाई ने किया है, आपने देखा भी होगा। इस बार पानी नहीं भरा, इस बार थोड़ी सी बारिश में पानी भर गया। मेरे पास क्लिप्स है, वीडियोस है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं हुआ इस बार भी जो आप बता रही हैं कि 1 घंटे की बारिश में शिवाजी नगर भरा हुआ था पानी से। नहीं, सफाई तो नहीं हुई। बड़े नालों की सफाई हुई, मनोज भाई और हमारी पूरी टीम, हम सब साथ में खड़े थे जब बड़े नालों की सफाई इधर वार्ड ऑफ। कौन से नाले की बात कर रही हैं आप? रफीक नगर के बड़े नाले की बात कर रही हूँ, मंडाला से जो बड़ा नाला गुजरता है पीएमजीपी वगैरह से, ये सबके लिए, मानपुर की तरफ, ये सब नालों की सफाई मनोज भाई ने खुद खड़े रह के करवाया है। इस साल ही नहीं, इससे पहले वाले साल में भी उन्होंने पूरा जितने भी वार्ड ऑफिसर है, जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट है, रेलवे के बारे में, रेलवे ब्रिज वगैरह के बारे में उन्होंने रेलवे की टीम को लेकर, एमएमआरडीए की टीम को लेकर, महाड़ा की टीम को लेकर उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया है। पूरे इलाके में क्या क्या काम होना चाहिए, इस सब के बारे में उन्होंने बात की है। कब होगा काम? बहुत जल्दी अब सारे काम शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे काम शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी।
अच्छा चलिए बताइए कि अभी एक लड़की का रेप यहाँ पे हो गया, 1-2 साल के बच्चे की, आप तो समझ सकती हैं, आप हाँ, माँ हैं तो माँ आपको पता होगा कि उसकी बिल्कुल, तकलीफ़ बिल्कुल क्या समझ होगी। सकती हूँ। दूसरी बात, फिर से आप माँ हैं तो उस बच्ची जिसका रेप हुआ है उसका भी आप दर्द समझ रहे होंगे, उनकी फैमिली का भी दर्द। कितना सिक्योर लगता है आपको मुंबई में, एक आप एक एज अ महिला आपको कितना सिक्योर लगता है? नहीं, मुंबई में मुझे बहुत सिक्योर लगता है और मुंबई में ही मेरा जन्म हुआ, मैं यहाँ बड़ी हुई हूँ, तो मैं मुंबई को ही सिक्योर मानती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा। लेकिन जो अभी जिस तरीके का क्राइम बढ़ गया है, इसके ऊपर मैं ये नहीं कहती हूँ कि केंद्र सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, हमारे सांसद को भी देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है राज्य सरकार की और लोकल जो हमारा नेतृत्व कर रहे उनकी जिम्मेदारी है और उनको इस पे ध्यान करना चाहिए। आपने कहा कि एक माँ से पहले मैं एक औरत हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे भी अभी भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, क्योंकि इस एरिया में जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, इस एरिया में अब ऐसा हो गया कि किसी बच्चे को भी आप समझाने को जाओ ना तो आपको डर लगता है कि कभी आपको उल्टा जवाब दे देगा। हम लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे एरिया में हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमें डांट देते थे कि जाओ घर के अंदर, तो हम पलट के ये देखते नहीं थे, हम घर में घुस जाते थे। वो माहौल था इस एरिया का। लेकिन आज इस एरिया का वैसा माहौल नहीं रह गया। इस माहौल को सुधारने की जवाबदारी हमारी भी है। मैं ऐसा नहीं कर रही कि सिर्फ उनकी है, लेकिन उन्हें चाहिए कि जो लोग भी इस चीज़ के जवाबदार हैं, जो नशे का व्यापार करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो 2 नंबर के धंधे चलाते हैं, उन्हें बिल्कुल उनकी तरफदारी ना करें, उनके लिए पुलिस स्टेशन में दबाव ना बनाएं, पुलिस को अपना काम करने दें अच्छी तरीके से। 100% क्राइम रुकेगा। क्या सपोर्ट मिलेगा बीजेपी से उस पीड़ित जो लड़की जो पीड़ित हुई है उसको, क्या सपोर्ट मिलेगा आपकी पार्टी से? मतलब मनोज कोटक जी और आपकी तरफ से क्या चीज़ें मिल सकती है? नहीं, मनोज जी क्या मदद करेंगे ये मनोज जी ही बताएंगे। मनोज जी इस बारे में बहुत सीरियस हैं और ज़रूर वो उस बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए जो भी हमारी सरकार की तरफ से भी मदद होगी वो भी करेंगे, उसके आगे के भविष्य के लिए। क्योंकि अब उसका एरिया में वो ये रेप के दर्द से शायद बाहर निकल जाए, लेकिन जो इसके बाद उसको टॉर्चर किया जाएगा ना, उस दर्द से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इस वक्त उसे हमें संभालना है, उसकी मदद करना है, उसके आगे के भविष्य के लिए मदद करना है, ताकि वो फिर से मजबूती से खड़े रह सके और आगे की ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके। इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से भी, मेरी एनजीओ की तरफ से भी, क्योंकि मेरा सदाई निस्वां महिला मंडल भी है और मैं बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए काम करती हूँ, तो मैं मेरे महिला मंडल की तरफ से भी उसको जाकर मिलूँगी, उसे किस तरीके की मदद की ज़रूरत हो। 22 जनवरी को, मेरे को जहाँ तक याद है 22 जनवरी को उसके साथ में ये गैंग रेप हुआ। आज 24 तारीख है, तो अब तक आप मिलने नहीं गई? नहीं, मैं नहीं गई क्योंकि मैं 22 को बॉम्बे में ही नहीं थी। 23 को मुझे शाम में मालूम हुआ, तो मैं अभी जाने वाली हूँ और मैं अभी हमारी टीम के साथ में, मेरे महिला मंडल की टीम के साथ में मैं वहीं जाने वाली हूँ। शमीम बानो की तरफ से, शमीम खान की तरफ से कोई इसको सपोर्ट मिलेगा या सिर्फ एक आश्वासन? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। मैंने आज तक बिल्कुल आश्वासन मिलेगा? नहीं, सपोर्ट मिलेगा। उसे जिस तरीके की भी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने जब भी जिससे भी कहा है, ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने अगर कहा है कि मैं मदद करूंगी तो मैं 100% मदद करती हूँ, और नहीं कहती हूँ तो नहीं करती हूँ। अभी इलेक्शंस है, बीएमसी इलेक्शंस है थोड़े टाइम में, तो आपकी पार्टी तरीके से किस तरीके की तैयार है इस क्षेत्र में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है महाराष्ट्र के लिए? हमारी पार्टी भी अभी, हमारा अलायंस वगैरह का चल रहा है, उसके बारे में पार्टी के बड़े नेतृत्व जो है वो डिसीज़न लेंगे, और हमारे कार्यकर्ता भी आज तक फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपना काम लेकर जाएंगे लोगों के बीच में, और हम ज़रूर लड़ेंगे। हमारी पार्टी जो भी हमारे, देखिए इलेक्शन में लड़ना इम्पोर्टेंस नहीं है, लड़ना, लड़के जीतना इम्पोर्टेंस है। तो किस बेस पे जीतने की बात करते हैं आप? देखिए, जीतने की बात हम अपने काम के, केंद्र सरकार की योजनाओं के बेस पे करते हैं। आज इस लॉकडाउन में आपको पता है कि घर घर पे राशन केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सिर्फ राशन मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ राशन भेजने से ही नहीं, राशन के साथ तेल भी लगता है, गैस भी लगती है,
उसके अलावा और खर्चे होते हैं। सिर्फ गेहूं और चावल देने से खाना नहीं बनता। जितना गरीब लोग थे, बहुत सारे गरीब लोगों के खातों में पैसे भी आए हैं केंद्र की तरफ से। उसके बाद केंद्र की जितनी भी योजनाओं के माध्यम से लोगों के पास पैसा आता है, वो लोगों के पास मदद का पैसा पहुंचा है। और जहाँ जहाँ पर कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी हमने हमारे पार्टी ऑफिस की तरफ से मदद की है। अब 10.5 लाख की आबादी में अगर 5-10 हज़ार लोगों की मदद होती है तो आपको नहीं लगता है, लेकिन जिनकी मदद हुई है उन्हें पता है कि हमारी मदद हुई है इस बीजेपी पार्टी की तरफ से। खैर चलिए, आप महिला है और जो यहाँ पे जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, तो यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को और जो माइनर लड़कियाँ हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी तमाम बच्चियों से कहना चाहती हूँ कि आपको डरने की या भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर घर से निकलो। आप रात को भी निकल सकती हैं। हम पुलिस से बात करेंगे, पुलिस की और टीमों को बढ़ाने की बात करेंगे। कमिश्नर वगैरह को हम लेटर देंगे कि इस एरिया में और पुलिस बल बढ़ाया जाए। हम भी साथ में एनजीओ वगैरह के माध्यम से या वो पॉलिटिकल पार्टियों की मदद लेना चाहते तो उसके मदद से वो अगर हमें भी कहेंगे कि हमारे साथ थोड़ी थोड़ी टीमें बनाकर रात को गश्त वगैरह करो, तो उसमें भी हम लोग मदद करेंगे। हर तरीके की पुलिस की मदद करेंगे और पुलिस से भी ये कहेंगे कि आप जो है इस एरिया में, और बच्चियों से कहेंगे कि डर कर घर में बैठने से क्राइम करने वालों का हौसला हम बढ़ाएंगे। हमें क्राइम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। हम लड़कियां हैं, हम एक परिवार की परवरिश करते हैं। एक बच्चे को हम 9 महीना अपनी कोख में रखकर उसको बड़ा करते, तो हम कमज़ोर नहीं है, हम ताकतवर हैं। हमें लड़ना है, फाइट करना सीखना है। बाहर निकलो, अपने ऊपर जुल्म करने वालों से जितनी ताकत से लड़ सकते हैं उतनी ताकत से लड़ो। हम उसके लिए आपके सपोर्ट में हैं। तो ये हमारे साथ में बीजेपी पार्टी की शमीम खान मौजूद थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।